सत श्री अकाल जी। जब भी दुनिया में कोई नया विचार या कोई नया फलसफा जन्म लेता है तो उसको सही साबित करने के लिए उसको एक सनातन रूप देने की कोशिश की जाती है कि ये ख्याल मौजूद तो हमेशा से ही था, बस लोगों की समझ में नहीं आया था। तो मार्क्सवाद के मामले में ये कोशिश थी फ्रेडरिक एंजल्स की किताब सोशलिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक। O muerte. Товарищи, рабочий крестьянин. Uno toma uno. Es stimmt oyes. Je will is it. अब यूटोपिया एक ऐसी काल्पनिक जगह या मामलों की स्थिति होती है जिसमें संपूर्णता हो। ये किताब सोशलिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक 3 भागों में विभाजित है। पहला है यूटोपियन समाजवाद का विकास, दूसरा है डायइलेक्टिक्स और तीसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद। अब पहले भाग में एंजल्स कहते हैं कि आधुनिक समाजवाद 2 ऐतिहासिक चीजों का निष्कर्ष है। पहली है वर्गों के बीच का संघर्ष, जैसे कि मालिक वर्ग या नौकर वर्ग या पूंजीपति का वर्ग और कामे का वर्ग, और दूसरी चीज है उत्पाद के बीच की अनियमितता। इन 2 चीजों का निष्कर्ष है आधुनिक समाजवाद। और आधुनिक समाजवाद को जो हमारे पास मौजूदा पुरातन ख्याल है उनके साथ जोड़ने की जरूरत है ताकि उसको सही तरीके से समझाया जा सके। इसके बाद फ्रेडरिक एंजल्स फ्रांस की क्रांति की आलोचना करते हैं कि ये क्रांति हुई तो तर्क और विज्ञान की बुनियाद में थी, पर यह निकलकर एक बोर्जुआ क्रांति के ही रूप में आई, जहां पर सिर्फ समाज के एक ही वर्ग को फायदा हुआ जिनके पास पूंजी थी, और सिर्फ समाज के अंदर मालिक बदला है। जमींदार को हटाकर पूंजीपति आया है, समाज की हालत कुछ ज्यादा नहीं बदली है। और इन हालातों में पूंजीवाद भी इतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाया है कि उसमें क्रांति कर मजदूर समाजवाद ला सकें, इसलिए उनकी हालत में सुधार होने की भी बहुत उम्मीद नहीं है। तो ये क्रांति पूरी तरह असफल है और इन हालातों में 3 समाजवादी विचारक उभर के आए जिन्होंने बहुत नवीनतम ख्याल दिए समाजवाद के बारे में। ये थे सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और रॉबर्ट ओवन। सेंट साइमन जो विचारक थे वो फ्रांस क्रांति के दौरान के विचारक थे और उन्होंने इस क्रांति की आलोचना करते हुए कहा कि अभी भी जो वर्गों के बीच का संघर्ष है वो इस क्रांति से खत्म नहीं हुआ। और उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जो राजनीति है वो उत्पादनों को कैसे इस्तेमाल करना इस चीज का विज्ञान है, और आने वाले समय में अर्थशास्त्र पूरी तरह राजनीति को सोख लेगा। अब ये जो विचारक थे, ये विचारक ऐसे नहीं सोचते थे कि हमको मजदूर या कामे वर्ग की हालत को सुधारना है। वो पूरी इंसानियत को ही एक ऐसा समाज देने की दृष्टि रखते थे जिसमें वो पूरा समाज खुश रह सके। इसके बाद आते हैं चार्ल्स फोरियर। फोरियर ने बोर्जुआ समाज की आलोचना की और कहा कि जो क्रांति घटी है फ्रांस में, ये पूरी तरह एक असफल क्रांति है जो तर्क और विज्ञान के नाम पर की गई। उन्होंने डायइलेक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए ये बहुत बेकमाल तरीके से समझाया कि समाज में अभी सिर्फ मालिक बदला है और जो निचले वर्ग के संघर्ष हैं, जो उनकी मुसीबतें हैं, जो उनके दुख हैं, वो अभी भी वैसे हैं, हालात अभी भी नहीं बदले। और एंजल्स ने उनको इस बात के लिए सराहा भी कि उन्होंने कहा कि एक समाज के अंदर महिला वर्ग उत्पादन में जितना योगदान दे, जितना भाग ले, वही इस चीज का इशारा है कि वो समाज कितना आगे बढ़ रहा है। इसके बाद आते हैं रॉबर्ट ओवन। अब रॉबर्ट ओवन एक सफल पूंजीपति थे जिनमें इंसानियत थी। उन्होंने अपने मजदूरों को सही हालात दिए, उनके बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाई, और जब उनकी फैक्ट्री 4 महीनों के लिए बंद भी रही तो भी उन्होंने अपने मजदूरों को पूरी तनख्वाह दी।
और इसके कारण उनका उत्पाद घटा नहीं, उल्टा उनके मुनाफे 2 गुना हो गए। मजदूर ज्यादा काम करना चाहते थे क्योंकि वो खुश थे, और उन्होंने इस चीज में एक प्रयोग भी करने की कोशिश की कि ऐसे समाजों का निर्माण किया जा सके जहां पर पूंजीपति और मजदूर एक से हों। लेकिन इस चीज का बहुत विरोध हुआ और इस समाज के निर्माण और इस विरोध में वो अपनी पूरी पूंजी भी गवा बैठे और खुद मजदूर की तरह उन्होंने 30 साल काम भी किया। वो कई सारे कानून भी मजदूरों के हक में पास कराने में सफल हुए, और जब ट्रेड यूनियनों की पहली कांग्रेस बनी तो उसके प्रेसिडेंट भी बने। आज भी जब मजदूरों के हकों की बात होती है तो रॉबर्ट ओवन को बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। एंजल्स ने इन तीनों विचारकों को सराहा और कहा कि इनके विचार और सिद्धांत तो क्रांतिकारी हैं, पर इनके पास वैज्ञानिक बुनियाद नहीं है जो कि इनको मार्क्स और एंजल्स अब देंगे। यहां पर पहला भाग खत्म होता है, दूसरा भाग शुरू होता है डाइइलेक्ट्रिक्स। अब जिन लोगों को नहीं पता कि डाइइलेक्ट्रिक्स क्या है, वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि डाइइलेक्ट्रिक्स क्या है। अब एंजल्स ने कहा कि डाइइलेक्ट्रिक्स हमको कई जगहों पर देखने को मिलते हैं, जैसे यूनान के फलसफे में, पर वैज्ञानिकता का जो फलसफा है वो चीजों को द्वंद में तोड़कर देखता है। उसके लिए जिंदगी और मौत बस 2 अवस्थाएं हैं, पर अगर हम सेल के स्तर पर जाके देखें तो हमें दिखेगा कि शरीर में जन्म, मरण और जीवन ये सब एक साथ चल रहे हैं। इसलिए इतिहास को और समाज को समझने के लिए सही फलसफा वैज्ञानिकता नहीं, डाइइलेक्ट्रिक्स है, क्योंकि चीजें असल में आपस में जुड़ी हुई हैं। समाज के जो बदलाव हैं वो किसी हादसे से नहीं आ रहे हैं, वो एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजर कर आ रहे हैं। और इस डाइइलेक्ट्रिक्स के फलसफे में कई सारे विचारकों ने अपने योगदान दिए, जैसे यूनान के फलसफाकार इमैनुअल कांट, चार्ल्स डार्विन और अंत में हेगेल ने इसमें बहुत अनमोल योगदान दिए। पर डाइइलेक्ट्रिक्स का जो फलसफा है वो बहुत हद तक इंसानी इतिहास को सोच के स्तर पर परखता है। मार्क्स और एंजल्स इस चीज को भौतिकवाद में लेकर आए, इसलिए उनका फलसफा कहलाया द्वंदात्मक भौतिकवाद या डाइइलेक्ट्रिकल मटीरियलिज्म। इसके साथ मार्क्स ने यह भी कहा कि आज तक समाज में सिर्फ पूंजीवाद की आलोचना हुई, पर किसी ने भी पूंजीवाद को अच्छी तरह से समझा नहीं है, क्योंकि देखने पर समझ में आता है कि पूंजीवाद अपना संघर्ष अपने साथ लेके आया है, जो कि सरप्लस वैल्यू के रूप में है। और समाज में जो समाजवाद और साम्यवाद की क्रांति आएगी वो इसी पूंजीवाद के संघर्ष से जन्म लेगी। इसलिए अगर हमें समाजवादी या साम्यवादी समाज बनाना है तो आएगा तो वो पूंजीवाद से ही। इस खोज के बाद मार्क्स और एंजल्स ने समाजवाद के सिद्धांत को एक वैज्ञानिक बुनियाद दी, और इस यहां पर दूसरा भाग खत्म होता है। तीसरे भाग यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद में अब वो समाजवाद कैसे आएगा या कैसे आ सकता है इस बारे में बात करते हैं। एंजल्स कहते हैं कि मोटे मोटे तौर पर इतिहास इंसान का वर्गों के बीच का संघर्ष ही रहा है, और समाज किस तरह का होगा ये चीज निर्धारित करती है कि उस समाज में उत्पादन के साधन किस तरह के। पुराने समय में एक इंसान अपने व्यक्तिगत तौर पर उत्पादन करता था अपनी जरूरतों के लिए, और वो उतना ही उत्पादन करता था जितनी जरूरत थी, अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए तो उसको बेच देता था। उसके बाद जब उत्पादन समाज के स्तर पर होने लगे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी और लोगों ने मिलकर उत्पादन करना शुरू किया। पहले जिस तरह एक इंसान कह सकता था कि ये वस्तु मैंने बनाई है, अब सामाजिक स्तर पर जब उत्पादन हो रहा है उस पर इंसान ये नहीं कह सकता कि ये चीज मैंने बनाई है, तो उस चीज की मालिकियत का जिम्मा आता है पूंजीपति पर। वो उस चीज की मालिकियत रखता है और उसके साथ उस चीज का कितना दाम होगा और उसको कितना बाजार में देना है ये चीज भी निर्धारित करता है। अब पूंजीवाद के साथ मुश्किल ये है कि पूंजीपति ये नहीं जान सकता बिना अनुभव के कि कितना सामान बाजार में देना है और कितनी जरूरत है। इस वजह से कई कई साल बाद हमें ये देखने को मिलता है कि अपनी पूंजीवाद की प्रतियोगिता जीतने के लिए पूंजीपति बहुत सारा सामान बाजार में दे देता है, पर बिकने से पहले वो चीज बाजार में घुल मिल भी नहीं सकती। इस वजह से अर्थव्यवस्था एक तरह से ठहर जाती है और बार बार ये देखने को मिलता है कि अब कम उत्पाद होगा, उस कारण मजदूरों को तनख्वाहें भी कम मिलेगी। इस चीज का जिम्मा तो पूंजीपति पर आता है, पर इसका नुकसान
मजदूरों को होता है। और हमें ये देखने को मिलता है कि अर्थव्यवस्था ठहरी ठहरी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होती है और फिर हालात आम होते हैं। इस चीज का जो इलाज एंजल्स ने दिया वो उन्होंने यही दिया कि उत्पादन के साधनों को प्रोलेटरिएट या समाज अपने हाथों में ले और उतना उत्पादन करे जितनी सबकी जरूरत है, उससे ये चीज हल हो सकती है। और इसके बाद ध्यान देने वाली बात ये है कि एंजल्स ने आगे ये भी सिद्धांत दिया कि असल में ये सामाजिक क्रांति आएगी कब। उन्होंने कहा यह क्रांति तभी आ सकती है जब वर्गवाद इतना साफ हो कि देखकर बताया जा सके कि अब ये दो वर्ग बन चुके हैं, वर्गों के बीच में आर्थिक फर्क भी बहुत ज्यादा हो और असल में पूंजी इतनी बन चुकी हो कि उसको सांभे रखना या उसको संभाले रखना बहुत बेबुनियाद सा लगे कि अब पूंजीपतियों से वो पूंजी संभाली ही नहीं जा रही है, तब असल में ये क्रांति सही से आ सकती है। और इतिहास में भी हमने ये देखा कि ये नीति या ये सिद्धांत असल में अमीर देशों में आने चाहिए थे जहां पर पूंजी ज्यादा है। ये आए रूस और चीन जैसे गरीब देशों में जहां पर जबरदस्ती इन सिद्धांतों को थोपा गया और हिंसक तरीके से। क्रांति होनी जरूरी है, पर क्रांति होने में ये जरूरी नहीं है कि उसमें हिंसा भी हो। और इस वजह से समाजवाद या सामवाद को एक गलत तरीके से देखा जाने लगा और वो पूरी तरह सफल भी नहीं हो पाया। यहाँ पर ये किताब सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक खत्म होती है, जिसमें एंजल्स ने अपने सिद्धांत समाजवाद या सामवाद को एक पूरी तरह से वैज्ञानिक बुनियाद दी है कि ये किस तरह आएगा, ये किस फलसफे पर निर्धारित है और इसके लेकर हमारी सोच क्या होनी चाहिए। जो कोई भी मार्क्सवाद को पढ़ना चाहता है, ये उसके लिए एक बहुत शुरुआती साहित्य हो सकता है मार्क्सवाद को समझने के लिए। अब अगली वीडियो में हम मार्क्स की किताब वेजेस, प्राइस और प्रॉफिट के बारे में जानेंगे, जिसमें मार्क्स ने जॉन वेस्टन के सिद्धांतों को खारिज करते हुए अपने ख्यालों को बहुत विस्तार में समझाया। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।